तो आगे का एजेंडा में खबर अब आपको विस्तार से दिखाते हैं। महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई में मुंबई की माहिम सीट को लेकर चर्चा गर्म है। माहिम सीट इसलिए चर्चा में है क्योंकि वहां से पहली बार राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर शिंदे गुट से शिवसेना के पुराने कार्यकर्ता सदा सणवणकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। शिंदे ने संकेत दिया कि राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ माहिम सीट से उनकी पार्टी के उम्मीदवार बने रहेंगे। शिंदे ने कहा कि राज ठाकरे ने मुझसे बात किए बिना उम्मीदवार उतारे। लोकसभा में राज ठाकरे हमारे साथ। माहिम सीट पर शिवसेना के पुराने कार्यकर्ता मैदान में हैं। कार्यकर्ताओं के मनोबल का भी ध्यान रखना है। देखिए, वो लोकसभा में हमारे साथ थे। मेरी उनकी बातचीत भी हुई थी कि क्या आपका क्या रणनीति है। तो कहे शिवसेना बीजेपी एनसीपी का होने दो, उसके बाद हम बात करते हैं। लेकिन उन्होंने तो डायरेक्ट कैंडिडेट खड़े कर दिए। अभी हमारा भी वहाँ पर जो 2-3 बार से विधायक है, हमारा पुराना कार्यकर्ता है, वो विधायक है वहाँ पर, उससे भी मैंने बातचीत की। उनके कार्यकर्ता इतने बहुत ही एग्रेसिव है चुनाव लड़ने में। तो कार्यकर्ताओं को भी ध्यान रखना चाहिए हमें। कार्यकर्ताओं का भी मनोबल टूटना नहीं चाहिए। यह भी नेता का काम होता है। और निश्चित रूप से आज की तारीख में हमारा शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी अजित पवार, इनका गठबंधन है। हम उसी गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ रहे। हमारे साथ हमारे आरपीआई के आठवले जी है, जन सुराज है, और हम चुनाव लड़ रहे। चुनाव हम लड़ेंगे, जीतेंगे, बहुमत पाएंगे। अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे की उम्मीदवारी पर भी बात की थी। राज ठाकरे ने कहा था कि उन्होंने किसी पार्टी से अपने बेटे के खिलाफ उम्मीदवार हटाने की बात नहीं की है। हालांकि राज ठाकरे ने कहा कि जब आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने बिना किसी को कुछ कहे, बात किए अपनी पार्टी के उम्मीदवार नहीं उतारे थे। किससे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं मैं? किससे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं मैं? आप बेटी की राह आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बात कर। मैं आपको एक बात बता देता हूं, सिंपल चीज है। मैं जिस तरह से सोचता हूं उस तरह से मुझे लगता है सामने वाले उस तरह से उनकी सोच रखे। अगर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 5 साल पहले जब आदित्य, मेरा भतीजा, जब खड़ा था वर्ली में, तब मैंने वहां पे मेरे 39,000 वोट्स है ऑलरेडी। और वहां पे मैंने तय कर लिया कि पहली बार वो इलेक्शन लड़ रहा है, मैं कैंडिडेट नहीं डालूंगा। और ये मैंने गुड जेस्चर में मैंने वो बात की थी। और मैंने किसी के साथ बात भी नहीं की थी, यानी कि मैं वहां पे कैंडिडेट नहीं डालूंगा, तो अगर आज नहीं डालूंगा तो कल आप क्या मुझे सपोर्ट करेंगे, कोई बात नहीं हुई थी। अभी आप एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र जी हो या और कोई हो, जिनके साथ मेरे संबंध बहुत सालों से है, बराबर। अगर मेरा बेटा खड़ा हो रहा है, अगर गुड जेस्चर में उनको खड़ा नहीं करना है, ना करे। खड़े करने हैं उनको उम्मीदवार, खड़े करे। तो मैं किसी के साथ पास कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं जा रहा हूं मैं। महाराष्ट्र की सियासत और बात करने के लिए इस वक्त मेरे 3 सहयोगी मुंबई से मौजूद हैं। नम्रता दुबे मेरे साथ जुड़ गई हैं, गणेश ठाकुर भी हमारे साथ मौजूद हैं, और मिक्की घई भी आपको बारामती से नजर आ रहे हैं। उनके पास भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले गणेश, आपसे ही समझना चाहूंगा, अगर एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की बात कह दी है, इसका मतलब क्या निकाला जाए? महाराष्ट्र की सियासत में इसे कैसे देखा जाए? इसका मतलब साफ है कि एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के बीच एक दरार आ चुकी है। आपको पता होगा, लोकसभा में राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के बेटे सहित करीब 5 से 6 उनके उम्मीदवारों के लिए रैली भी की थी, समर्थन दिया था, और सभी उम्मीदवार चुन के भी आए थे। लेकिन इस बार जिस तरह एकनाथ शिंदे और उनके पार्टी के मौजूदा एमएलए माहिम से सीट या चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं, तो ये बात राज ठाकरे को उन्होंने ठीक से नहीं लिया है, या उन्हें ये बात पसंद नहीं आई है। क्योंकि राज ठाकरे ने शिखर सम्मेलन में भी कहा था कि जिस तरह मैं विचार करता हूँ, जो जेस्चर में गुड जेस्चर मैंने दिखाया था, और जो काम मैं अपने दोस्तों के लिए करता हूँ, अगर दोस्त की तरफ से कोई उस तरह का प्रतिसाद नहीं मिलेगा, या उस तरह की एक कह सकते हैं जेस्चर नहीं आएगा, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन राज ठाकरे अपने बेटे को जिताने के लिए पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। तो अब माहिम विधानसभा में
ट्रायंगुलर फाइट हुई है, जिसमें अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के महेश सावंत हैं, सदा सरवणकर शिवसेना शिंदे से हैं, और भाजपा का उम्मीदवार नहीं है, जो अंडर करंट है। भाजपा के कार्यकर्ता क्या करेंगे इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर भाजपा राज ठाकरे के बेटे को के साथ जाती है, क्योंकि मोदी को समर्थन राज ठाकरे ने दिया था, हिंदुत्व के नाम पर राज ठाकरे को मदद करती है, तो समीकरण शिंदे के लिए बिगड़ सकते हैं। लेकिन जो माहिम विधानसभा को लेकर हो रहा है, उसके परिणाम महाराष्ट्र में अलग अलग सीटों पर दिख सकते हैं, क्योंकि राज ठाकरे कहीं ना कहीं वोट काटने के लिए जाने जाते हैं। अगर उन्होंने शिंदे मतलब या महायुति गेम बनाए ना सही, लेकिन गेम बिगाड़ सकते हैं गणेश। मैं इस पर आगे आपसे बात करूंगा। उद्धव ठाकरे पर बरसे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। उद्धव सीएम बनने के लिए कांग्रेस के साथ गए, ये कहा एकनाथ शिंदे ने। समझाने पर भी उद्धव ठाकरे नहीं माने। शिवसेना खत्म होने की कगार पर थी, ये बयान एकनाथ शिंदे ने दिया है। बाला साहेब कांग्रेस से दूर रहने की बात करते थे। तो उद्धव ठाकरे पर बरसे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, और क्या बातें उन्होंने कही। समझाने पर भी उद्धव ठाकरे नहीं माने, ये कहा एकनाथ शिंदे ने। शिवसेना खत्म होने की कगार पर थी, और आगे उन्होंने ये बात भी कही है कि उद्धव ठाकरे को लेकर कि बाला साहेब कांग्रेस से दूर रहने की बात करते थे। जब राज्य में महाविकास आघाड़ी एमवीए की सरकार थी, उसमें भी मैं था, लेकिन जो सरकार बनी थी वो बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा के विरुद्ध बनी थी। शिवसेना भाजपा का गठबंधन था, गठबंधन की सरकार होनी चाहिए थी। हमने हमारे मुखिया को बहुत काफ़ी समझाया, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री सीएमशिप पाने के लिए कांग्रेसियों के साथ गठबंधन कर दिया, गठजोड़ कर दी, जो बाला साहब ठाकरे जी हमेशा नहीं चाहते थे। वो कहते थे कांग्रेस को दूर रखो, कांग्रेस अगर मेरी पार्टी की नहीं होने दूंगा, वरना मैं मेरी दुकान बंद करूंगा। लेकिन निजी स्वार्थ जागरूक होने के बाद मोह माया के जाल में फंस गए और सरकार उन्हीं के साथ बना दी। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं नम्रता के पास। मेरी सहयोगी भी मुंबई से मौजूद हैं। नम्रता, अगर एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि बाला साहेब कांग्रेस से दूर रहने की बात करते थे, तो क्या एक तरीके से चुनाव से ऐन पहले वो जनता को याद दिलाना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं बाला साहेब की बात कहकर कि असली शिवसेना तो फिर हम ही हैं, क्योंकि बाला साहेब की जो मूल बात थी, जो भावना थी, कांग्रेस से दूर रहने की बात करते थे, आज उद्धव ठाकरे उनके साथ हैं। जी देखिए अखिलेश, चुनाव के पहले एकनाथ शिंदे का जो बयान आया है वो इस बात पर फोकस करता है कि उद्धव ठाकरे की जो सिंपैथी है वो कहीं ना कहीं खत्म होती दिख रही है, और एकनाथ शिंदे जो है वो सिंपैथी गेन करने की पूरी कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने पर्सनल इंटरेस्ट की बात की और इस बात का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस के साथ चले गए। एकनाथ शिंदे इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि कांग्रेस और जब शिवसेना थी तो दोनों की विचारधारा भी बिल्कुल अलग थी। तो ऐसे में अगर आप ध्यान तो जब पिछले गठबंधन था बीजेपी और शिवसेना का, तब ये जो विवाद है, ये गठबंधन टूटा था सीएम चेहरे को लेकर ही, और सीएम चेहरे के चलते ही महाविकास आघाड़ी में चले गए थे उद्धव ठाकरे। इस बात का जिक्र करते नजर आ रहे हैं एकनाथ शिंदे, यानी कि चुनाव से पहले वो पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहते हैं और कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं कि जो उद्धव ठाकरे है वो कहीं ना कहीं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए गए। असली शिवसेना अभी भी हमारे पास है, अगर जनता देख रही है तो इस बात को समझे और अपना जो वोट है वो शिवसेना को दे। एक बात यह है कि कांग्रेस और शिवसेना जो है दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग थी, एक सेक्युलर थी, एक हिंदुत्व की बात करती थी। उसके बावजूद उद्धव ठाकरे गए, इस बात पर भी फोकस करते नजर आ रहे हैं एकनाथ शिंदे, यानी कि कुल मिलाकर वो जो पिछली बात है उसको फिर से उठा रहे हैं ताकि माहौल बने और चुनाव में इसका फायदा हो। तो कहीं ना कहीं जो एकनाथ शिंदे की बात है वो कई तथ्यों पर भी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अलग हुए थे बीजेपी से मुख्यमंत्री पद को लेकर ही, और उसी मुख्यमंत्री पद को पर्सनल इंटरेस्ट बता रहे हैं एकनाथ शिंदे और खुलकर इस बात का जिक्र कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के इस बयान से एक राजनीतिक प्रभाव जो है वो महाराष्ट्र में होता जरूर दिखाई देगा, क्योंकि जो सिंपैथी की शुरुआत हमने लोकसभा चुनाव में देखी थी वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जमीनी हकीकत पर खत्म होती नजर आ रही है, और एकनाथ शिंदे इस बयान का फायदा होगा। अखिलेश ठीक है नम्रता, आपसे भी मैं आगे बातचीत करूंगा। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ उतरे महायुति और एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी की टेंशन फिलहाल अपनों ने भी बढ़ा रखी है। टिकट बंटवारे से नाराज बागी दोनों तरफ हैं।
और उन्हें मनाए बिना चुनाव की नैया पार होती नजर नहीं आ रही। लिहाजा दोनों ही गठबंधन के बड़े नेता बागियों को मनाने में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र में बागियों को मनाने की कवायद जारी है। मुंबई में आज महायुति की बैठक हो सकती है। आज महाविकास अघाड़ी की बैठक भी संभव है। चुनावी मैदान में दोनों गठबंधन से कुल 50 बागी नजर आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र के रण में कितने बागी हैं वो भी हम आपको बता दें। कुल विधानसभा की जो सीटें 288 हैं, इनमें कुल बताया जा रहा है कि 50 तो बागी हो गए। महायुति में 36 बागी, जबकि महाविकास अघाड़ी में 14 बागी हैं और ऐसे में ये खेल बिगाड़ सकते हैं। और आपको बताएं, महाविकास अघाड़ी के लिहाज से अगर बात करें तो महाविकास अघाड़ी में 14 बागी बताए जाते हैं, जिनमें कांग्रेस में 10 और शिवसेना उद्धव गुट के 4 बागी इस वक्त हैं। दूसरे खेमे की बात कर लें महायुति की, तो यहां पर 36 बागी हैं, यानी यहां पर ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है। बीजेपी में 19 बागी हैं, जबकि शिवसेना शिंदे गुट की बात की जाए तो 16 यहां भी बागी बताए जा रहे हैं। जबकि अजित पवार वाली जो एनसीपी है उसमें एक प्रत्याशी बागी है। महाविकास अघाड़ी हो या फिर महायुति, बागियों ने हर पार्टी की टेंशन बढ़ा रखी है। महाराष्ट्र में नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 4 नवंबर है। ऐसे में उससे पहले इन बागियों को मना लेने की कवायद जोरों पर है। और इन सबके बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नाराज नेताओं को जल्द से जल्द मना लिया जाएगा। आमचेच लोक आहे, त्याच्यामुळे त्यांना समजावून सांगणं आमचं कर्तव्य आहे। मला विश्वास आहे की आम्ही सगळ्यांना समजवण्यात यशस्वी ठरू। आइए एक बार फिर से मैं आपको मुंबई लिए चलता हूं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी गणेश ठाकुर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, महाराष्ट्र की सियासत को बखूबी आप समझते हैं। ये कौन से बड़े बागी हैं, इनमें कौन से बड़े चेहरे हैं जो खेल बिगाड़ने का मादा रखते हैं? जी देखिए, अगर दोनों ही तरफ बात करें तो मुंबई, विदर्भ, कोंकण और मराठवाड़ा, इन 4 रीजन्स में जो बागी खड़े हैं वो खेल बिगाड़ सकते हैं। अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में अंधेरी पूर्व की सीट है, जहां पर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा, उनकी पत्नी जिन्हें टिकट नहीं मिला शिवसेना की तरफ से, शिंदे की तरफ से, क्योंकि वहां भाजपा के मुरजी पटेल शिवसेना में आ गए और वहां पर उनको टिकट मिला। इसी तरह ठाणे की सीट है, बुल्ढाना की सीट है, जालना की सीट है, वर्सोवा की सीट है, इसके अलावा भाईकला की एक सीट है। तो ऐसे तमाम सीटें हैं जहां पर महायुति को कहीं ना कहीं नुकसान होते हुए नजर आ रहा है, या महाविकास आघाड़ी को। विदर्भ की बात करें तो कुछ विदर्भ की सीटें हैं जहां पर महायुति की टेंशन बढ़ी हुई है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं कि बागियों को मनाने का सिलसिला जारी है। खुद देवेंद्र फडणवीस विदर्भ को देख रहे हैं तो वहां पर नागपुर में वो बैठे हैं, मुंबई में खुद एकनाथ शिंदे बैठे हैं, अजित पवार बारामती, क्योंकि उनकी जो बागी है वो पश्चिम महाराष्ट्र से आते हैं, तो वहां पर वो खुद बैठे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे मुंबई की सीटों पर विचार विमर्श कर रहे हैं और वो सलाह मशवरा लेकर अपने नेताओं से, अपने बागी हैं उसमें से एक सीट तो उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया। धारावी में वर्षा गायकवाड़ की बहन खड़ी, वहां पर शिवसेना का बागी था, उन्होंने विड्रॉल कर लिया है। तो विड्रॉल का सिलसिला जारी, लेकिन कल तक ये चलेगा और 4 या कल रात को या 4 की सुबह तक कुछ पिक्चर क्लियर होगा कि कौन पीछे हट रहा है। लेकिन बागियों का अगर टेंशन इसी तरह बरकरार रहा तो 1995 में 45 निर्दलीय चुन के आए थे, तो वो इस बार होगा क्या, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत ही अहम बात आप कह रहे हैं। क्या उस तरीके का समीकरण एक बार फिर से महाराष्ट्र विधानसभा में देखने को मिल सकता है? चुनावी सरगर्मी के बीच महाराष्ट्र से एक और बड़ी सियासी तस्वीर सामने आ गई है। वो तस्वीर है पवार परिवार की। एनसीपी में बंटवारे के बाद पहली बार शरद पवार और अजित पवार ने अलग अलग दिवाली समारोह आयोजित किया है। ये देखिए तस्वीर। इससे पहले हर साल अजित पवार चाचा शरद पवार के दिवाली समारोह में शामिल होते थे, लेकिन पार्टी टूटने के बाद अब परिवार के बीच दरार और बढ़ती नजर आ रही है। और ये घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बारामती में अजित पवार का मुकाबला उनके ही भतीजे से है। और हमारे साथ मिक्की घई इस वक्त जुड़े हुए हैं बारामती से। मिक्की, कुल मिलाकर एक बड़ी तस्वीर ये नजर आ रही है कि अब दूरियां बहुत बढ़ गई हैं। बिल्कुल सही अखिलेश, जो हम कह रहे हैं, शरद पवार और अजित पवार में जो दूरियां हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं।
क्योंकि बारामती में दिवाली की जो पाड़वा मनाया जाता है, इस अवसर पर पिछले 50 साल की परंपरा है जहां पर शरद पवार, अजित पवार और पूरी पवार फैमिली एक साथ हजारों जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी मेंबर्स हैं, वो बारामती आकर शरद पवार को मिलते हैं, अजित पवार को मिलते हैं और वो जबकि एक स्टेज पे ही होते, मगर पार्टी स्प्लिट होने के बाद आज पहली बार बारामती में 2 दिवाली पाड़वा मनाए जा रहे हैं। एक तरफ गोविंद बाग में जहां पर शरद पवार खड़े हैं स्टेज पर, तो दूसरी ओर जहां पे मैं अभी हूं बारामती के काटेवाड़ी में, जहां पर अजित पवार उनके फैमिली के साथ यहां पर पाड़वा मना रहे हैं। अभी हम देख सकते हैं ये जो बड़े बड़े सारे कार्यकर्ते आए हैं, जो भीड़ बड़ी देख रहे हैं, ये पूरे महाराष्ट्र से कार्यकर्ते अजित पवार को मिलने के लिए, दिवाली की बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पे शरद पवार अलग और अजित पवार अलग। अभी जो ये दरारें हैं शरद पवार और अजित पवार की, ये पूरी क्लियर हो चुकी है कि अब फैमिली भी पूरी तरीके से डिवाइड हो चुकी है। सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं तो फैमिली भी डिवाइड हो चुकी है, क्योंकि अलग तरीके से दिवाली इस बार मनाई जा रही है। जो यहाँ पर भीड़ आई है, इसी तरीके की भीड़ गोविंद बाग में शरद पवार को मिलने के लिए भी वहाँ पर पहुँची हुई है। जबकि हम उसी के साथ देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव का मौसम है, चुनाव आए हुए हैं, उसी के चलते ताकत लगाई जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे लोगों की भीड़ आएगी, लोग जहाँ पे ज़्यादा मिलने आएंगे, ऐसी कोशिश यहाँ पर दोनों ओर शरद पवार से भी की जा रही है और अजित पवार से भी की जा रही है। उसी वक्त जब हम देखें तो बारामती में से खुद अजित पवार यहाँ पर खड़े हैं और उनके जो बड़े भाई का बेटा है, उनके खिलाफ यहाँ पर चुनाव लड़ने वाला है। इसी तरीके से ताकत दोनों ने अपनी लगाई हुई है। मगर हम यहाँ पर देखें तो पहली बार इस तरीके से अजित पवार और शरद पवार अलग अलग यहाँ पर दिवाली का जो ये पाड़वा है वो मना रहे हैं। हम देखें तो कार्यकर्ताओं से कुछ बात करने की कोशिश करेंगे हम। दादा, कहाँ से आए हो आप? बारामती से। अजित पवार, पहली बार ऐसा हो रहा है कि गोविंद बाग में नहीं मनाते हुए यहाँ पर अजित पवार अलग मना रहे, क्या भावना है आपकी? इनकी ये जन्मभूमि है, ये आपको अच्छा लग रहा है इस तरीके से आप पूरा पवार परिवार अलग हो गया है? अच्छा नहीं लगता, लेकिन विकास के लिए, बारामती के लिए अजित दादा की जरूरत है, इसके वास्ते हम अजित दादा के मतलब आप अजित दादा को सपोर्ट करने आए? सब लोग अजित दादा को सपोर्ट। अजित दादा एक पहले भी अजित दादा के लिए गोविंद बाग में आते थे, अभी भी अजित दादा के लिए इधर आए हैं। कई सारे लोग यहाँ पर बुके लेके आए हैं, मिठाइयाँ लेके आए हैं। अब अजित पवार के साथ हैं, अजित पवार जहाँ जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे, इस तरीके की भावना ये सारे कार्यकर्ताओं की है। करीबन जब हम देखें तो काफ़ी लंबी कतार यहाँ पर हमको ये कार्यकर्ताओं की यहाँ पर दिख रही है। आने वाले चुनावों को चलते नज़र देखते हुए यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, कुछ एमएलएस भी आए हुए हैं, धनंजय मुंडे होंगे, उसी के साथ यहीं के दत्ता मामा भरने आमदार होंगे, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। मगर अब हमने कुछ देर पहले पार्थ पवार से बात करने की कोशिश की, जो कि अजित पवार के बेटे हैं। उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है कि अब ना सिर्फ राजनीतिक दूरी है, बल्कि जो परिवार में रिश्तों की खाई है वो और ज्यादा चौड़ी हो चुकी है। धन्यवाद आपका पूरी जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन महाराष्ट्र में जब अजित पवार आए थे, उनसे ये सवाल पूछा गया था, ये पहली बार होगा जब पवार परिवार अलग अलग दिवाली मनाएगा। तो सुनिए अजित पवार ने इसका जवाब उस वक्त क्या दिया था। पवार कुनबा हमेशा एक साथ मनाता था, इस बार अलग अलग दिवाली मनाने वाले हैं आप? मनाएंगे ना, उसमें क्या है? उसमें क्या है, ये पहली बार होगा। अभी देखेंगे, पिछले दफा भी दीपावली हुई ना, ये डिसीजन होने के बाद दीपावली हुई ना, पिछले साल की दीपावली सबने एक होके मनाई। नहीं, यहाँ पर दरअसल मैं ये सवाल क्यों पूछना चाह रहा हूँ, इसकी तह में क्यों जाना चाह रहा हूँ अजित दा, वो इसलिए कि बहुत से लोग, और खासकर दिल्ली में, हम थोड़ा दूर बैठकर, दिल्ली में बहुत सारी कंस्पिरेसी थियरीज भी चलती हैं कि चाचा भतीजा मिले हुए हैं, सब खेल आपस में मिलकर रचते हैं। पवार साहब और अजित दा जो महाराष्ट्र की राजनीति है अपनी मुट्ठी में दबाकर रखना चाहते हैं, जानते सब हैं ये एक दूसरे की सहमति के साथ ही खेल खेलते। दिल्ली के लोगों को मेरे बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। आपने महाराष्ट्र के लोगों को पूछा तो वो लोग बोलेंगे अजित पवार का स्वभाव ऐसा नहीं है, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो भी डिसीजन लेता है वो मिली भगत या ऐसा मैच फिक्सिंग ऐसा उसमें नहीं चलता। हमारा जो भी मन में होता है हम बोल देते हैं और आगे चले जाते हैं। श्रीनगर के खानियार में आतंकियों और सुरक्षा बलों में जो मुठभेड़ की घटना सामने आई, बता दें आपको कि खानियार में 2 से 3 आतंकियों के अभी भी छिपे होने की खबर है। सूत्रों के हवाले से हमें बड़ी जानकारी मिल रही है।
सुरक्षा बलों का इलाके में तलाशी अभियान जारी है। 12 से ज्यादा घर खाली करवाए गए हैं। सोर्सेस के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षा बल अभी भी वहां पर इलाके में तलाशी अभियान में जुटे हुए हैं, क्योंकि 2 से 3 आतंकवादी अभी भी वहां पर छिपे हो सकते हैं। श्रीनगर के खानियार में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़। खानियार में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, 12 से ज्यादा घर वहां पर एहतियातन खाली करवाए गए हैं। चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। सघन जांच पड़ताल जारी है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं आसिफ कुरैशी के पास। आसिफ, क्या जानकारी अभी और मिल रही है, क्या है ताजा अपडेट? अखिलेश, देखिए ये मुठभेड़ अभी भी जारी है और जबरदस्त गोलीबारी के साथ इस इलाके में हर तरफ गोलियों की गनगरज सुनाई दे रही है। आप सुन सकते हैं कि इस समय जो ऑपरेशन है काफी ज्यादा तीव्र हो गया है। गोलियां लगातार हो रही हैं, चल रही हैं, दोनों ओर से गोलीबारी हो रही है। मैं बता दूं कि कम से कम 2 मिलिटेंट्स के होने की पुष्टि सुरक्षा बलों की तरफ से कर दी गई है, जिसमें बोला गया है कि कम से कम 1 विदेशी है, 1 स्थानीय है। लेकिन अखिलेश, इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है कि श्रीनगर के ही रावलपुरा इलाके में सेना के एक जवान को निशाना बनाकर गोली मारी गई है। रावलपुरा इलाके में एक जो घटना घटी थी, आरोपी सेना के लगी थी, एक सेना के जवान को रावलपुरा में हाई स्कूल के बाहर गोली मारी गई है, उसके सर में गोली लगी है, उसको तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया है। यानी श्रीनगर में इस समय जो है 2 घटनाएं घटी हैं। एक जगह खानियार अगर जहां पे मुठभेड़ हो रही है, दोनों ओर से गोलीबारी हो रही है, वहीं निशाना बनाकर टारगेटिंग किलिंग के साथ एक सेना के जवान को निशाना बनाया गया है रावलपुरा में। अखिलेश, बिल्कुल, ये तस्वीरें जो वहां से सामने आ रही हैं, आपको बता दें फायरिंग की आवाज भी लगातार आ रही है वहां पर, और वहां अभी 2 से 3 आतंकवादी अभी छिपे हो सकते हैं, इस तरह की सूचना सामने आ रही है और अभी भी ऑपरेशन जारी है वहां पर। ये जो दहशतगर्द हैं आसिफ, इनको लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है और कैसे यहां इस इलाके में पहुंचे और क्या किसी तरीके से कोई उनको लोकल सपोर्ट मिला है, कैसे यहां पर छिपे हुए हैं? अखिलेश, देखिए खुफिया एजेंसियों ने पहले ही एक अलर्ट जारी कर दिया था कि श्रीनगर के इलाके में मिलिटेंट्स की एक बार फिर से प्रेजेंस हो चुकी है और लगातार उसके बाद से ही सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके में अपनी नजर बढ़ा दी थी। उसके साथ ही जब कल सुरक्षा बलों को यह खबर मिली कि एक विदेशी मिलिटेंट एक स्थानीय मिलिटेंट के साथ इस इलाके में मौजूद है, तो रात को ही यहां पे ऑपरेशन चलाया गया। इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। आप देख सकते हैं कि हर तरफ सुरक्षा बलों के वाहन यहां पे हैं। एक बड़े इलाके को घेरे में लेकर यहां पे ऑपरेशन चलाया गया और रात भर चले ऑपरेशन में कई घरों से जो सिविलियंस हैं उनको बाहर निकाला गया और फिर आज सुबह तड़के जब उन मिलिटेंट्स को सरेंडर करने के लिए बोला गया, उसने फायरिंग कर दी। जब से ये मुठभेड़ यहां पे जारी है। मैं बता दूं कि तकरीबन 2.5 साल के बाद श्रीनगर में इस तरीके की कोई मुठभेड़ हुई है। इससे पहले अप्रैल 2022 में श्रीनगर के ही बिशंबर नगर इलाके में एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 विदेशी मिलिटेंट्स को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। उसके बाद से अब तक श्रीनगर को सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन आज जहां एक तरफ खानियार के इलाके में मुठभेड़ जारी है, वहीं रावलपुरा इलाके में भी मिलिटेंट्स ने अपनी प्रेजेंस जताते हुए वहां पे एक सेना के जवान को गोली मार दी है, जिसकी हालत गंभीर। लगभग 1.5 साल के बाद आपने खुद भी बताया कि इस तरीके की घटना यहां पर सामने आई, इस तरह की मुठभेड़ हुई है, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या फिर से वो पांव पसार रहे हैं दहशतगर्द? बिल्कुल, इस तरीके का अलर्ट पहले ही सुरक्षा बलों ने जारी कर दिया था। जम्मू के इलाके में, पीर पंजाल के इलाके में या चिनाब के इलाके में जिस तरीके से मिलिटेंट्स ने पहले अपनी प्रेजेंस जता दी थी, वहां पे सुरक्षा बलों पर लगातार फायरिंग कर दी थी और उसके बाद से पिछले 10-15 दिनों में देखें तो पूरी कश्मीर घाटी में इस तरीके की घटनाएं होने लगी हैं। चाहे वो सोनमर्ग के गगनगीर में एक टनल कंपनी पर हुए हमला हो जिसमें 7 लोगों की जान गई, या फिर
गुलमर्ग के बटपथरी, जहां तक पिछले 35 सालों में कभी कोई मुठभेड़ हुई नहीं है, वहां पे सेना की गाड़ी को निशाना बनाकर हमला किया गया, जिसमें 2 जवान और 2 सेना के पोर्टर, उनकी जान चली गई। उसके साथ लगातार जो एक बार फिर से टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है। कल भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2 मजदूरों को बडगाम में निशाना बनाया गया। और आज जिस तरीके से सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन जो है, हालांकि ये उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये एक टारगेटेड ऑपरेशन है जिसमें सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी को डेवलप करते हुए, उसको आधार बनाते हुए मिलिटेंट्स के कमीनगाह को, एक हाइडआउट को यहाँ पे बस्ट करके यहाँ पे इन मिलिटेंट्स को निशाना बनाया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मिलिटेंट्स ने रावलपुरा इलाके में सेना के एक जवान को नजदीक से गोली मारी, उसको घायल कर दिया है। इससे साफ जाहिर है कि श्रीनगर में भी मिलिटेंट्स की प्रेजेंस न सिर्फ पुराने शहर में बल्कि पूरे श्रीनगर शहर में है, जहां पे मिलिटेंट्स इस तरीके की वारदात अंजाम दे रहे हैं। बहुत बड़ी चिंता की बात है। मैं आता हूं आपके पास दोबारा, आगे भी बातचीत करेंगे। दरअसल बडगाम और बांदीपुरा में भी तलाशी अभियान जारी होने की सूचना है। कल बडगाम में भी आतंकवादी हमला हुआ था। आपको बता दें कि बडगाम में फायरिंग में 2 मजदूर घायल हुए। बांदीपोरा में आर्मी कैंप पर हुई थी फायरिंग, और यहां भी तलाशी अभियान जारी है। चूंकि सुरक्षा बल चाहते हैं कि चप्पे चप्पे को खंगाला जाए, सघन जांच पड़ताल करके वो ये तय कर ले कि अब वहां पर कोई आतंकवादी नहीं है। बडगाम और बांदीपोरा दोनों जगहों पर तलाशी अभियान जारी है। कल बडगाम में आतंकी हमला हुआ था, वहां फायरिंग की गई थी जिसमें 2 मजदूर घायल हो गए थे। यही नहीं, बांदीपोरा में आर्मी कैंप पर भी फायरिंग हुई थी। बांदीपोरा में आर्मी कैंप पर फायरिंग की घटना सामने आई थी, और बडगाम और बांदीपुरा दोनों ही जगहों पर अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। वहां पर पूरे चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है, सघन जांच पड़ताल वहां पर जारी है। ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि दहशतगर्द अभी और भी वहां पर हों जो छिपे होंगे, मौके की ताक में होंगे। खानियार में मुठभेड़, इसके अलावा आप देख रहे हैं किस तरीके से 2 गैर कश्मीरियों पर फायरिंग की घटना सामने आई है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बडगाम की तस्वीर जो है, इसके अलावा बांदीपोरा की बात की जाए तो यहां भी सर्च ऑपरेशन जारी है। महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में अजित पवार गुट के नेता नवाब मलिक वो नाम है जिसे लेकर महायुति में संग्राम हो गया। बीजेपी के विरोध के बाद भी नवाब मलिक ने पर्चा भर दिया। अब एबीपी न्यूज से नवाब मलिक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। नवाब मलिक का कहना है कि मुस्लिम होने की वजह से मुझे बदनाम किया गया। नवाब मलिक ने यह भी कहा कि वो बीजेपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं महायुति का नहीं, एनसीपी का उम्मीदवार हूं, अपनी ताकत से चुनाव जीतूंगा और चुनाव के नतीजों के बाद अजित पवार किंग मेकर बनेंगे। नवाब मलिक ने बड़ी बात यह भी कही कि ठाकरे परिवार को एक साथ आना चाहिए। नवाब भाई, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। नवाब भाई, जिस तरह से मैंने वर्णन किया कि आपकी राजनीति एक संघर्षमय कहानी है, आप इस बार अपना खुद का मतदार संघ छोड़ के, विधानसभा क्षेत्र छोड़ के आप दूसरे विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या कहानी है इस नए मतदार संघ की? देखिए, ऐसा है कि मैं ये तीसरा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। चुनाव लड़ने का जब फैसला हुआ, अजीत पवार जी से बात हुई कि हम लोग 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, एक सना को वहाँ लड़ाया जाएगा और मैं यहाँ से लड़ूंगा। आप चाहें तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ लेता हूँ, अगर आपको कोई परेशानी होगी तो हम दोनों सीट इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आपको पार्टी से ही लड़ना है, हम लोग आपको पार्टी से लड़ाएंगे। उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ने लगी। सीट एडजस्टमेंट में एनसीपी को सीट छोड़ी गई, शिवाजी नगर मानपुर की। जब मेरे नाम की सुगबुगाहट होने लगी तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध शुरू हो गया, शिंदे साहब का विरोध शुरू हो गया, और एक सस्पेंस की परिस्थिति बनी रही कि इनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अंतिम क्षण में, नॉमिनेशन के दिन हमने नॉमिनेशन भरा, अंतिम क्षण में एबी फॉर्म आया, पार्टी का जमा हुआ और क्लियर हो गया कि मैं एनसीपी से चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन इसी बीच शिवसेना, शिंदे साहब की पार्टी ने भी उम्मीदवार वहाँ डाल दिया है, बेटी के सामने भी डाला है। विड्रॉल की टाइम है, अभी बीजेपी लगातार कह रही है कि हम उनका विरोध करेंगे। वो अपेक्षित था ऐसा होगा, लेकिन तमाम विरोध के बावजूद मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के आग्रह पर मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। और जब जनता किसी को लड़ाना चाहती है तो उसमें कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती, और मुझे उम्मीद है कि मैं चुनाव जीतूँगा। नवाब भाई, आपने एक जिक्र किया इस पूरे आपके आंसर में, आपको एक जवाब दे रहे थे उसमें बीजेपी का विरोध। देखिए, जब आप आर्यन खान के खिलाफ
आप बाजू मान रहे थे, आप उसके पूरे फेवर में थे, आप एक IRS ऑफिसर या पूरे सिस्टम को आपने पूरे रोक के रखा था और उसकी सच्चाई आपने सामने लाई। उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा, देश ने देखा कि आपके ऊपर फिर दाऊद को लेकर कई सारे आरोप हो गए। भाजपा ने आपके खिलाफ मोर्चा निकाला, रास्ते पे उतरे। इस बात का क्या सच्चाई क्या, ये लगातार आरोप हो रहे? नहीं देखिए, ऐसा है, मुझे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया और जो मुझे गिरफ्तार किया गया है कोई ना टेरर का मामला है ना दाऊद का कहीं कोई संबंध है, लेकिन लगातार मुझे बदनाम करने के लिए इस तरह की बयानबाजी होती है। हमें लगता है कि अगर कोई मुसलमान है तो आतंकवादी आसानी से बनाया जा सकता है, मुसलमान है तो उसके संबंध दाऊद से जोड़ दिए जाए। लेकिन जो लोग भी गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं उन पे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और निश्चित रूप से। देवेंद्र फडणवीस, आशीष शेलार खुल के आपके विरोध में बात, ठीक है, कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, महायुति का धर्म नहीं निभा रहे, कितना भी बड़ा नेता हो, कार्रवाई मैं करूंगा और करूंगा। महायुति का धर्म है, गठबंधन का धर्म। मैं महायुति का उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूँ। मैं चुनाव लड़ूंगा, जीतूंगा, कितना विरोध करना। राष्ट्रवादी पार्टी तो गठबंधन में है ना। ठीक है, नवाब मलिक नहीं है ना, राष्ट्रवादी कहाँ है क्या है, सवाल ये नहीं। नवाब मलिक पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा, जिसे विरोध करना है करे, हम चुनाव जीतेंगे। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में अभी फिलहाल बगावतियों से सभी नेता परेशान हैं। पूरी महाविकास आघाड़ी हो, महायुति में 50 से ज्यादा बगावती है। यहाँ पे भी देखिए, बहुत बड़ा जब सब बहुत बड़ा गठबंधन जब बनता है, 3-3 पार्टियों का गठबंधन है, दोनों तरफ और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं। जब इस तरह के गठबंधन बनते हैं तो जो अपेक्षा रखने वाले उनकी संख्या बहुत होती है, तो इस तरह से बागी कुछ उम्मीदवार खड़े होते हैं। अगर 3 बड़ी पार्टियां हैं एक तरफ, उसके साथ 3-3, 4-4, 5-5 छोटी छोटी पार्टियां हैं, तो जब 8-8 पार्टी हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा रखने वाले लोग रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बगावत तो नज़र आएगी। लोग चुनाव लड़ेंगे, कुछ जीत भी सकते हैं, कुछ खेल भी बिगाड़ सकते हैं। अब देखेंगे, 4 तारीख की बातचीत स्पष्ट होगा। आपको नहीं लगता कि ये सीएम पद को लेकर बगावतियों की ज़्यादा हलचल चल रही है, क्योंकि जिसका उम्मीदवार विधायक ज़्यादा वो सीएम बनेगा? तो महाविकास आघाड़ी हो, अरे एक विधायक वाली पार्टी या सिंगल विधायक भी मुख्यमंत्री देश में बनता हुआ इतिहास हमने देखा है। ज़्यादा कम वाले, ज़्यादा वाले कहाँ बन पाए, कम वाले बने। लेकिन ये बात सच है कि बिना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोई सरकार नहीं बन सकती और अजीत पवार जी एक किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। कैसे? वो तो 23 तारीख को बात करेंगे, क्योंकि महाविकास आघाड़ी भी उसी रास्ते पे चल रही सरकार। 23 तारीख को बात करेंगे। बिना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, अजीत पवार के कोई सरकार नहीं बन पाएगी। महाराष्ट्र की 2024 अभी ये चुनाव खत्म होने जा रहा है। इस चुनाव में किसकी सत्ता आएगी? महाविकास आघाड़ी, महायुति की, और मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कांटे का मुकाबला है। 4 तारीख को और परिस्थितियाँ साफ होंगी, कौन कितनी ताकत से चुनाव लड़ेगा, धीरे धीरे परिस्थितियाँ साफ होंगी, लेकिन कांटे का मुकाबला होगा, ये सच है। देखो, नवाब मलिक जी ने शरद पवार छोड़ के अजित पवार को चुना है। इसके पीछे कई कारण रहेंगे। उसमें से एक कारण क्या है कि इतने साल शरद पवार से रहने के बाद आप अजित पवार से जुड़ गए, क्या कारण है? जो मेरे साथ संकट में खड़ा रहा, मैं उनके साथ हूँ। जो आदमी संकट में ताकत से आपके साथ था, हमारा धर्म बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस नेता के साथ रहें। हार जीत होती रहती है, लेकिन चुनाव हम दोनों सीटों पर जीतेंगे। यानी